बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश बुक 9th लेसन नंबर 5 द डैफोडिल्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। स्टूडेंट्स, अपनी बुक को पेज 51 पे खोलें। स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश मेंटोर। स्टूडेंट्स, अपनी बुक को पेज 51 पे खोलें। मैं आपको काम करवा रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ वर्ड मीनिंग्स भी बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा इसको सुनें ताकि वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाऊँ, जैसा कि हम लोग क्लासरूम में समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक को खोल कर बैठें, अपने दिल और दिमाग की खिड़कियों को खोल कर बैठें। जैसे जैसे मैं आपको काम करवा रहा हूँ साथ साथ करते जाएं। स्टूडेंट्स, ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट ऑफ नेचर है, एक फितरत का शायर है। वो फितरत पर शायरी लिखता है। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचुरल पोएट्री में नोबल अवार्ड याफ्ता पोएट है। ये इसकी शायरी इतनी अच्छी, प्रोफाउंड, डीप इन थॉट्स होती है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है कि हम सब कुछ अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। वो अपनी शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक टूल्स का इस्तेमाल करता है। वो फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। वो सिमिलीज, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, टर्म्स और इस तरह के मेथड्स इस्तेमाल करता है ताकि पढ़ने वाले को ये खूबसूरत लगे। आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड। मैं एक बादल की तरह आवारा घूम रहा था। बादल की तरह एज ए क्लाउड। अब यहाँ पर उसने सिमिली का इस्तेमाल किया। दैट फ्लोट्स हाई और वेल्स एंड हिल्स, जो कि पहाड़ों और वादियों पर बुलंदी पर तैरता रहता है। अब यहाँ पर वो इमेजरी ऑफ वियन का इस्तेमाल कर रहा है। When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने एक हुजूम देखा। A host of golden daffodils, सुनहरी आबी नरगस के फूलों का एक गिरोह। अब यहाँ पर सुनहरी और आबी नरगस के फूल और एक गिरोह, ये तीन अल्फाज, सुनहरी, आबी नरगस के फूल और गिरोह। अब इसने इन ये तीन अल्फाज इस्तेमाल करके एक विजन का एहसास पैदा किया। हमें यूँ लग रहा है कि ये हमारी आंखों के सामने सुनहरे रंग के फूल खड़े हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, झील के साथ दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में फड़फड़ाते हुए, रक्स करते हुए। अब इसकी एक राइमिंग स्कीम है, यानी अल्फाज की अदायगी का जो अंदाज होता है उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। देखें, इसका हर स्टैंजा 6 लाइंस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट 4 लाइंस की राइमिंग स्कीम अलग है, वो अल्टरनेट राइमिंग स्कीम है। और जो लास्ट 2 लाइंस हैं उनकी राइमिंग स्कीम कंसेप्टिव राइमिंग स्कीम है, जो कि दोनों लाइंस की सेम राइमिंग स्कीम है। जैसे देखें, ये क्लाउड हिल्स, क्राउड डिल्स, अब ये अल्टरनेट राइमिंग स्कीम है। और ट्रीज और ब्रीज, ये कंसेप्टिव राइमिंग स्कीम है। तो इसकी पूरी पोएम में हर स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम का पैटर्न चल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो आखिरी लाइन है, 6th लाइन, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटर और डांस, फड़फड़ाना और सर धुनना या रक्स करना, ये एक्चुअली इंसानी खासियतें हैं और ह्यूमन क्वालिटीज़, इंसानी खसूसियात को गैर इंसानी चीज़ को दे देना, यानी किसी भी गैर इंसानी चीज़ को इंसानी खसूसियात पहना देना, उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, सितारे जो कि चमकते हैं उनकी तरह से मुसलसल। एंड टिंकल ऑन द मिल्की वे, और वो सितारे जो कि मिल्की वे पर क्या कि शाम पर चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेच द नेवर एंडिंग लाइन्स, वो कभी ना ख़त्म होने वाली लाइनों में फैले हुए थे। कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन्स। जब उसने ये वर्ड यूज़ किया तो हमारी विजन को उसने बहुत ही ब्रॉड कर दिया। हमें यूँ लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने वो पता नहीं कहाँ तक लंबी सी लाइनें इनकी बिखरी हुई है।
तो यहाँ पर बड़ी स्ट्रेस डाल के, बड़ा जोर दे के वो इमेजरी ऑफ वीएन का इस्तेमाल कर रहा है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, अब यहाँ भी वो इमेजरी ऑफ वीएन पैदा कर रहा है कि वो जो किनारा है उसकी लाइन के साथ साथ बिखरे हुए हैं। 10,000 साई एट ए ग्लैंस, अब यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया 10,000। जो 10,000 एक बहुत ही बड़ी न्यूमेरिक फिगर है। जब हम 10,000 कहते हैं तो हमें आंखों के सामने यूँ लगता है कि वो वाकई 10,000 की तादाद में अगर हम 10,000 फूल लगाते हैं तो पता नहीं जहाँ से लेकर वो पता नहीं कहाँ तक, वो वहाँ तक ये फूल फैले हुए होंगे जिनकी तादाद 10,000 होगी। तो उसने 10,000 की काउंटिंग फिगर को यूज़ करके इसके इम्पैक्ट को और भी बढ़ा दिया है। स्टैंजा 3 पे आते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, उनके साथ लहरें रक्स करती हैं लेकिन वो आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउट डू का मतलब होता है शिकस्त देना, टू डिफीट। ग्ली का मतलब है खुशी। ये वो वर्ड्स हैं जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल लैंग्वेज में या मेडिवियल ईरा में या इस तरह के जो पुराने ज़माने की जो इंग्लिश लैंग्वेज होती थी उसमें ये वर्ड्स यूज़ होते थे। तो उन्होंने खुशी में लहरों को शिकस्त दे दी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच ए जोकंड कंपनी, इस तरह की खुश कर देने वाली कंपनी में, सोहबत में। कुड नॉट बट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि किसी काम किए बगैर ना रह सकता। मिसाल के तौर पर वो हमसे बगैर नहीं रह सकता। ही कुड नॉट बट लाफ, यानी बट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो सोए बगैर नहीं रह सकता। ही कुड नॉट बट स्लीप। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, मैं देखता ही रहा और देखता ही रहा लेकिन बहुत कम सोचा। किस चीज़ के बारे में? वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये मंजर मेरे लिए क्या दौलत लेकर आया है। अब यहाँ भी उसी तरह राइमिंग स्कीम है, दे, ग्ली, गे, कंपनी, थॉट, ब्रॉट। चले आगे चलते हैं। अब इसके सामने एक बबल क्वेश्चन है, हाउ डज पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स? द पोएट फील्स वेरी प्लेजेंट इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, या द पोएट फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम पोएट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम उसके साथ दी लगाते हैं, याद रखें। पोएट का मतलब है शायर, शायर कोई भी हो सकता है। जब हम किसी भी पोएम में जब हम किसी भी पोएम के बारे में किसी मखसूस शायर की अगेन एंड अगेन बात कर रहे होते हैं तो हम हर मरतबा उसके साथ द पोएट लगाते हैं। क्या कहता है कि फॉर, क्योंकि, ऑफ्ट, अक्सर, ये ऑफन है। तो ये पुरानी लैंग्वेजेस में ना ये इस तरह के वर्ड यूज़ होते थे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि ये शायर भी थोड़ा पुराना है, 200-300 साल पुराना। फॉर ऑफ्ट, क्योंकि, अक्सर। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, तो जब कभी मैं अपने सोने वाले बिस्तर पर सोता हूँ, लेटता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली व जहन, वैकेंट का मतलब है खाली, पेंसिव का मतलब होता है सोचो विचार से भरा हुआ, पुर सोच या खाली मूड में या हालत में। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वो मेरी आँख के अंदरूनी हिस्से पर चमकते हैं, जब दमकते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये मंजर उस वक़्त तन्हाई में मेरे लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आता है। ब्लिस का मतलब खुशी, सॉलिट्यूड तन्हाई। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ रक्स करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सप्लेनेशंस ऑफ स्टांजास। तो इसके साथ हम ग्लॉसरी भी कर लेते हैं। ग्लॉसरी पे आते हैं। फ्लटरिंग, फड़फड़ाना, मूविंग इन द एयर, फ्लाइंग। ग्ली, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस। होस्ट, ग्रो, अ लार्ज नंबर। जॉकन, खुश कौन, हैप्पी। टिंकल, चमकना, शाइन विद अ लाइट दैट कीप्स चेंजिंग, वगैरह वगैरह। आगे पेंसिव, पुरसोच, थॉटफुल। सॉलिट्यूड, तन्हाई, प्लेजेंट, लोनलीनेस। पेज नंबर 53 पे कोई ख़ास नहीं है, इस पर आंसर्स हैं। तो पोएम्स के आंसर्स हम मैक्सिमम याद नहीं करते, तो इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, एक ये क्वेश्चन कर लें। व्हाट टू डैफोडिल रिप्रेजेंट, ये कर लें, बस। आगे पेज 54 पे आ जाए। पेज 54 पर फिगर ऑफ स्पीच यानी फिगरेटिव लैंग्वेज, जो कि मैं भी आपको बताता रहा हूँ,
अपनी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन में जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर पोएट जो है वो सिमिलीज का यूज़ कर रहा है, मेटाफर का यूज़ कर रहा है, पर्सनिफिकेशन का यूज़ कर रहा है, उसके बाद इमेजरी का यूज़ कर रहा है। तो एक और चीज़ जहाँ पर जो इन्होंने नहीं दी उसका भी यूज़ इसने किया, वो है एलिट्रेशन। एक्ट डी पर आते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके सामने हमने राइट करना है कि ये सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन क्या है। टाइम इज मनी, मेटाफर है। एज बिजी एज अ बी, सिमिली है। द विंड विस्पर्ड, ये पर्सनिफिकेशन है। उसके बाद एज जेंटल एज अ लैम्प, ये सिमिली है। द सॉरी इंजन व्हीज्ड, पर्सनिफिकेशन है। उसके बाद हार्ट ऑफ ए लायन, मेटाफर है। द एप्पल ऑफ माई आई, ये मेटाफर है। एज कनिंग एज ए फॉक्स, सिमिली है। ब्राउन ग्रास वाज बैकिंग फॉर वाटर, तो ये भी पर्सनिफिकेशन है। एज वाइज एज एन ओल, ये सिमिली है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये मेटाफर है। एज ब्लैक एज अ क्रो, ये सिमिली है। अंडरलाइन द वर्ड्स, ये ई और एफ को छोड़ें। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पर आपने तीन तीन सिनोनिम्स देने हैं दोनों के। सा, ग्लैंस, गेज। इसका आगे कर लें कि लुक, स्टेयर, वॉच, तीन कर लें। शाइन, ये कोनोटेशन है। फिर जब हम किसी भी वर्ड को किसी खास मीनिंग में यूज़ करते हैं तो वो कोनोटेशन होता है। फिर समटाइम्स हम उसको नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, समटाइम्स हम पॉजिटिव मीनिंग में लेते हैं। जब हम उसको नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं तो वो नेगेटिव कोनोटेशन होती है। जब हम उसको पॉजिटिव मीनिंग में लेते हैं तो वो पॉजिटिव कोनोटेशन होती है। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को हम जमा करते हैं, अगर तो हम किसी अच्छे मकसद के लिए जमा करते हैं, मसलन आने वाले वक्त के लिए हम कुछ पैसे जमा कर लेते हैं तो अच्छा मकसद है। जब हम किसी की मनी को ग्रैब करके जमा करते हैं तो वो नेगेटिव मकसद है, तो वो नेगेटिव कोनोटेशन होगा। गले को ज़ख़ीरा कर लेना कि हमारा साल तक चल जाए तो वो स्टोरिंग है। जब हम गले को इस तरह जमा कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर बेचेंगे तो ये होल्डिंग है, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो नेगेटिव कोनोटेशन है। यहाँ पर गेज़ का मतलब है घूरना, स्टेयर का मतलब होता है तकना। तो यहाँ पर जो गेज़ है वो पॉजिटिव कोनोटेशन, स्टेयर नेगेटिव कोनोटेशन। शाइन, ग्लेयर, शाइन पॉजिटिव, ग्लेयर नेगेटिव। होल्ड, कलेक्ट, होल्ड नेगेटिव, कलेक्ट पॉजिटिव कोनोटेशन है। कलेक्टिव नाउन्स, ऐसे अल्फाज जो कि एक ग्रुप को हम जब सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास 30 से 35 बच्चों का ग्रो होता है। स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, मैंने अपने चैनल पर नाउन और उसकी टाइप्स, कलेक्टिव नाउन और नाउन की तमाम टाइप्स पर एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल को विजिट करें और आप वहाँ से वो वीडियो देख लें, आपको ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी। कलेक्शन ऑफ शिप्स, फ्लीट। कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, choir. Collection of cattle, flock. Collection of cattle, herd. Collection of soldiers, army. कंजंक्शन है, कंजंक्शन की टाइप्स, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। दो ऐसे सेंटेंसेस जो एक जैसा मकाम या मर्तबा या रुतबा रखते हों या दोनों मतलब मेन क्लासेज हों, जब हम उनको मिलाते हैं तो जो उसमें हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन होती है। और जब हम दो ऐसे सेंटेंसेस को मिलाते हैं जो कि एक मुकम्मल मीनिंग रखता हो और एक नामुकम्मल मीनिंग रखता हो, यानी एक मेन क्लास एक सबऑर्डिनेट क्लास को जब हम मिलाते हैं तो उसके लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो हम कोऑर्डिनेटेड सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन कहलाती है। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि दो अल्फाज या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर एक कर देते हैं, उनको कंजंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कंजंक्शंस पर और उसकी टाइप्स पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख लें, आपको मज़ीद गाइडेंस मिल जाएगी। ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन, वेट until I return, work hard lest you should fail, यहाँ पर lest का इस्तेमाल होगा। I did not come because you did not invite me, you will get a prize if you deserve it. Use any 5 coordinated conjunctions and 5 subordinated conjunctions in sentences. यहाँ पर आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आईएनजी फॉर्म को हम
एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करें तो वो पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, मैंने पार्टिसिपल पर अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, चैनल को विजिट करें और वो वीडियो आप देखें, आपको फर्दर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर उसमें किया हुआ है, तो आपको मज़ीद गाइडेंस मिलेगी। स्टूडेंट्स, किसी भी ग्रामर के टॉपिक पर जब आपने कोई वीडियो देखनी हो तो मेरा चैनल सर्च करें, एडवांस इंग्लिश मेंटोर, और उसमें जाकर वो टॉपिक राइट करें। जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चाहिए, नाउन चाहिए, तो आप नाउन सर्च बार में नाउन लिख कर जब आप क्लिक करेंगे तो नाउन की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल लिख कर आप क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपल की आ जाएगी, जेरंड की आ जाएगी, इन्फिनेटिव की आ जाएगी। आपको कंप्लीट ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। ही वॉज सो शॉक्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। आफ्टर एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। द गैलपिंग हॉर्स, तेजी से भागता हुआ घोड़ा। अब ये गैलपिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई डोंट वांट द बर्न्ड टोस्ट, जला हुआ टोस्ट, ये बर्न्ड पास्ट पार्टिसिपल है। डोंट बी फ्राइटन्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। द लॉरी वाज कैरिंग स्टोलन गुड्स, ये जो स्टोलन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चोरी शुदा अशिया, तो ये स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है। एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड, एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल। प्रिपेयरिंग द थिंग्स, चीज़ों को तैयार करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। द चिल्ड्रन आर बोर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना। स्टूडेंट्स, अब इसकी जो समरी है, अगर मैं आपको राइट करवा दूं, लिखवा दूं, बता दूं, या मैं ओरल बोलता जाऊं तो वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। कर लें, जो फैसलाबाद बोर्ड का पैटर्न है, यानी पंजाब बोर्ड्स का जो पैटर्न है, उसमें समरी आती है, स्टेंजा एक्सप्लेनेशन नहीं आती। और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनमें स्टेंजा एक्सप्लेनेशन आती है, समरी नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना। स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह के मज़े की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगली वीडियो के आने तक अपना और अपने गर्दोनवा के लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।